हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम सोडियम पैथोफिजियोलॉजी समझेंगे। तो सोडियम पैथोफिजियोलॉजी समझने से पहले आपको ओस्मोलैरिटी समझना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ओस्मोलैरिटी आप नहीं समझते हैं तो आप सोडियम पैथोफिजियोलॉजी जो है नहीं समझ पाएंगे। तो आप ये वाला वीडियो देखने से पहले हमारा ओस्मोलैरिटी वाला वीडियो जो है वो ज़रूर देखें। अगर आप ओस्मोलैरिटी समझ लेते हैं तो आपको सोडियम पैथोफिजियोलॉजी जो है इजीली समझ में आ जाएगी। तो इन शॉर्ट हम जो है ओस्मोलैरिटी को समझ लेते हैं। तो ओस्मोलैरिटी सबसे पहले हम समझते हैं कि है क्या। जैसे कि हम समझते हैं कि हमारी जो बॉडी की फ्लूइड की जो ओस्मोलैरिटी है, ब्लड की ओस्मोलैरिटी है 285 से 295 होती है। तो इसको हम राउंड फिगर 300 मान लेते हैं। तो 300 मान लेते हैं। तो एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि हमने आधा गिलास पानी लिया। आधा गिलास पानी में जो है हमने एक चम्मच नमक डाला। अगर एक चम्मच नमक डालने के बाद उसकी ओस्मोलैरिटी 400 जो है हो गई। 400 उसकी जो है ओस्मोलैरिटी हो गई। अगर 400 ओस्मोलैरिटी को हमको कम करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं, या तो हम उसमें पानी मिला दें या फिर उसका जो है नमक निकाल लें। तो उसका नमक निकाल लें। तो ये जो तरीका है, इसी फिनोमेना पे जो है बॉडी काम करती है। अगर किसी भी कारण से बॉडी में सोडियम की क्वांटिटी बढ़ गई है तो या तो बॉडी पानी को रिटेन कर लेगी या फिर सोडियम को एक्सक्रिएट कर देगी। इसी फिनोमेना पे जो है ओस्मोलैरिटी की जो है बॉडी वर्क करती है। इसी फिनोमेना से जैसे मान लीजिए कि अगर बॉडी में सोडियम बढ़ा तो सोडियम बढ़ेगा तो बहुत सारा पानी लेके आएगा, और पानी लेके आएगा तो वाटर जो है प्लाज्मा की ओस्मोलैरिटी को सोडियम और वाटर दोनों जो है मैनेज करते हैं। अगर बॉडी में वाटर बढ़ेगा, सोडियम बढ़ेगा तो ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा। अगर किसी भी कारण से सोडियम का इंटेक कम हो गया, यानी सोडियम कम हो गया बॉडी में, तो जो है ब्लड प्रेशर भी जो है डिक्रीज हो जाएगा। तो आइए समझते हैं। जैसे कि मेंटेन ब्लड प्रेशर, तो ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है ओस्मोलैरिटी को मेंटेन करके, मेंटेन ओस्मोलैरिटी। और नर्व कंडक्शन में हेल्प करता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन में जो है सोडियम बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है, न्यूट्रिएंट्स का जो ट्रांसपोर्टेशन है उसके ट्रांसपोर्टेशन में भी जो है सोडियम का बहुत बड़ा रोल है। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो ये भी जो है सोडियम हेल्प करता है। किसी भी कारण से सोडियम का लेवल अगर बॉडी में डिक्रीज हो गया, डिक्रीज लेवल ऑफ सोडियम इन द बॉडी, तो ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। जैसे कि सोडियम डिक्रीज होगा तो सोडियम जैसे एक्सक्रीट हुआ या कम हुआ बॉडी से तो बहुत ज़्यादा जो है वाटर लॉस हो जाएगा बॉडी से, और ब्लड प्रेशर जो है डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा। इंक्रीज लेवल ऑफ सोडियम इन दी बॉडी, जैसे कि हमने समझा था कि बॉडी में अगर सोडियम का लेवल बढ़ेगा, सोडियम आएगा बॉडी में, तो फिर बहुत सारा जो है वाटर भी लेके आएगा, तो ब्लड प्रेशर भी जो है इंक्रीज कर जाएगा। तो इस तरह से जो है सोडियम जो है ओस्मोलैरिटी को मैनेज करते हुए ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन करता है। तो अब सोडियम का जो है मैनेजमेंट समझते हैं। तो मैनेजमेंट ऑफ सोडियम, यानी सोडियम का मैनेजमेंट हम कैसे करें। देखो, सोडियम का मैनेजमेंट करने के लिए हमको दो तरह से हम कर सकते हैं, या तो वाटर को रेगुलेट करके और सोडियम को रेगुलेट करके। किसी भी कारण से बॉडी में अगर सोडियम का लेवल बढ़ गया है, किसी भी कारण से बॉडी में अगर सोडियम का लेवल बढ़ गया है, तो ब्रेन के स्टिमुलेशन से थर्स्ट जो है एक्टिवेट होगा, थर्स्ट मैकेनिज्म एक्टिवेट होगा, और जो है पेशेंट को बहुत ज़्यादा प्यास लगेगी, और पोस्टेरियर पिट्यूटरी से एडीएच रिलीज होगा, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, यानी एडीएच एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एंटी यानी अगेंस्ट ऑफ डायूरेटिक, यानी डायूरेटिक के अगेंस्ट काम करने वाला हार्मोन एंटी डायूरेटिक हार्मोन कहलाता है। इसे आर्जिनिन वैसोप्रेसिन भी कहते हैं, आर्जिनिन वैसोप्रेसिन भी कहते हैं। तो ये ब्रेन के स्टिमुलेशन से थर्स्ट मैकेनिज्म एक्टिवेट हो जाता है, और जो सोडियम है अगर बढ़ा हुआ है तो वहाँ पे जो है वाटर बढ़ जाएगा, तो जो है सोडियम का लेवल जो है नॉर्मलाइज हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। और जो एडीएच है वो वाटर को रिटेन करता है, यानी वाटर के एक्सक्रिएशन को जो है कम करता है। अगर किसी भी कारण से बॉडी में सोडियम का लेवल कम हो गया हो, सोडियम का लेवल कम हो गया, तो सोडियम का लेवल अगर कम होगा तो किडनी से जो है सोडियम की अब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगी। तो इंक्रीज अब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम फ्रॉम किडनी। और ये कैसे होगा, किडनी से रेनिन एक्सक्रिएट होगा, रेनिन एक्सक्रिएट होगा, रेनिन एंजियोटेंसिन में कन्वर्ट हो जाएगा, एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये अल्टीमेटली एल्डोस्टेरॉन में जो है कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये रास सिस्टम, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम एक्टिवेट होके सोडियम की एब्जॉर्प्शन जो है किडनी से बढ़ा देगा, और
जैसे ही सोडियम की अब्जॉर्प्शन बढ़ेगी, जैसे ही बॉडी में सोडियम आएगा, तो फिर उसके साथ साथ बहुत सारा जो है वाटर भी आएगा। अगर बहुत सारा वाटर आता है तो जो है प्लाज्मा की ओस्मोलैरिटी मैनेज होगी, जो है मैनेज हो जाएगी, और जो है रेगुलेट हो जाएगी, और जो है ब्लड प्रेशर भी जो है नॉर्मलाइज हो जाएगा, ब्लड प्रेशर भी जो है बढ़ जाएगा। और दूसरा फंक्शन है कि जो जैसे ही जो है सोडियम का लेवल कम होगा, तो ब्रेन के स्टिमुलेशन से सॉल्ट एपेटाइट एक्टिव होगा। सॉल्ट एपेटाइट से जैसे कि जो है पेशेंट को नमक खाने की जो है इच्छा बहुत ज़्यादा होने लगेगी, तो पेशेंट को जो है नमक खाने की इच्छा होगी। अगर किसी भी कारण से सोडियम का लेवल बढ़ गया है बॉडी में, तो बढ़ गया है, तो बढ़ने के बाद सोडियम का लेवल जब बढ़ेगा तो ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा। ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो जो हार्ट के एट्रियम हैं वो स्ट्रैच हो जाएंगे। जब हार्ट के जो एट्रिया हैं वो स्ट्रैच होंगे, तो जो वहाँ से ANP सिक्रीट होगा, एट्रियल नाइट्री यूरेटिक पेप्टाइड। जैसे कि ये नाइट्री यूरेटिक, नाइट्री मतलब सोडियम, यूरेटिक मतलब यूरिन, यूरिन में जो है इसकी एक्सक्रिएशन को बढ़ा देगा ANP, एट्रियल नाइट्री यूरेटिक पेप्टाइड। रास सिस्टम को इनिबिट करेगा और एंटी डायूरेटिक हार्मोन यानी ADH को भी इनिबिट करके जो है सोडियम की एक्सक्रिएशन जो है किडनी में बढ़ा देगा। और जैसे ही सोडियम की और सोडियम एक्सक्रीट होगा तो बहुत सारा वाटर लेके जाएगा, तो जो है इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड जो है वो कम हो जाएगा और BP जो है डाउन हो जाएगा। तो इस तरह से जो है सोडियम जो है BP को रेगुलेट करता है, BP के मैनेजमेंट में भी जो है हेल्प करता है। तो ADH इंक्रीज वाटर ऑब्जॉर्प्शन, यानी एंटी डायूरेटिक जो हार्मोन है वो वाटर के अब्जॉर्प्शन को बढ़ाते हैं, यानी वाटर को रिटेन करते हैं बॉडी में। रास सिस्टम रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम इंक्रीज सोडियम अब्जॉर्प्शन फ्रॉम किडनी। ये सोडियम के अब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है किडनी से। और सोडियम इज एक्सक्रिएटेड मेनली थ्रू द किडनी, मेनली जो है सोडियम किडनी से एक्सक्रिएट होता है। और लेस देन 1% ऑफ सोडियम एक्सक्रीट होता है स्वेटिंग से, पसीने से। लेस देन 1%, यानी 1% तक जो सोडियम है एक्सक्रीट होता है स्वेटिंग से, पसीने से। ANP इज इंक्रीज एक्सक्रिएशन ऑफ सोडियम, एट्रियल नाइट्री यूरेटिक पेप्टाइड जो है किडनी से जो है सोडियम की एक्सक्रिएशन को बढ़ा देता है। इंक्रीज इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम इन द बॉडी, किसी भी कारण से इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम अगर बॉडी में बढ़ गया है तो उसको डिक्रीज करने के लिए ANP सिक्रीट होगा। स्ट्रेचिंग ऑफ एट्रियम ऑफ हार्ट एंड रिलीज एट्रियल नाइट्री यूरेटिक पेप्टाइड, और ये एट्रियल नाइट्री यूरेटिक पेप्टाइड हार्ट से सिक्रीट होगा और जो है रास सिस्टम को इनिबिट कर देगा और ADH को इनिबिट कर देगा, जैसे कि हम समझ चुके हैं। रास सिस्टम को और ADH को इनिबिट करेगा। रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम अगर इनिबिट हो जाएगा तो सोडियम की अब्जॉर्प्शन कम हो जाएगी, और जो ADH इनिबिट होगा तो जो है वाटर की रिटेंशन जो है बॉडी में कम हो जाएगी। इस तरह से जो है बॉडी में जो है फ्लूइड का मैनेजमेंट होगा सोडियम की हेल्प से, ANP की हेल्प से, एट्रियल नाइट्री यूरेटिक पेप्टाइड की हेल्प से। इंक्रीज ओस्मोलैरिटी, यानी प्लाज्मा की ओस्मोलैरिटी अगर किसी भी कारण से बढ़ गई है, फ्लूइड लॉस के कारण या फिर डायबिटिक कीटो एसिडोसिस की कंडीशन में अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ गया है उसके कारण जो है प्लाज्मा की ओस्मोलैरिटी बढ़ गई है, या फिर ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो गया है सेप्सिस के कारण या ब्लड लॉस के कारण, या डिक्रीज हो गया है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, यानी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड डिक्रीज हो गया है डिहाइड्रेशन के कारण या फिर अगेन ब्लड लॉस के कारण। ये सारे जो है स्टिमुलेशन एक्टिव करते हैं एंटी डायूरेटिक हार्मोन को, और एंटी डायूरेटिक हार्मोन यानी ADH ये करता है वाटर रिटेंशन, और रास सिस्टम एक्टिव हो जाता है और ये सोडियम को रिटेन करता है, यानी रिटेंशन ऑफ सोडियम, यानी सोडियम की रिटेंशन को बढ़ा देता है बॉडी में। और फिर तीसरा फंक्शन जो है रहेगा कि ब्रेन के स्टिमुलेशन से थ्रस्ट मैकेनिज्म जो है एक्टिव हो जाएगा और साल्ट क्रेविंग बढ़ जाएगी, यानी प्यास बढ़ जाएगी और नमक खाने की जो है इच्छा बढ़ जाएगी। तो ये जो है इन सब स्टिमुलेशन से ये जो है सिस्टम जो है बॉडी के एक्टिवेट हो जाएंगे।
अब वाटर डिप्राइवेशन समझते हैं। वाटर डिप्राइवेशन क्या है? जैसे कि हम समझते हैं कि अगर किसी भी कारण से प्लाज्मा की ओस्मोलैरिटी बढ़ी तो उसके साथ साथ जो है यूरिन की ऑस्मोलैरिटी भी बढ़ जाएगी और एंटी डायूरेटिक हार्मोन सीक्रेट होगा जो यूरिन के एक्सक्रिएशन को कम कर देगा, यानी वाटर रिटेंशन को बढ़ा देगा। ये एक हाइपोथेटिकल डायग्राम हमने कुछ बनाए हुए हैं, तो इसकी हेल्प से समझते हैं। जैसे कि किसी भी प्लाज्मा की ओस्मोलैरिटी अराउंड 300 होती है, तो 300 से अगर ये ओस्मोलैरिटी बड़ी हल्की सी प्लाज्मा की ओस्मोलैरिटी बढ़ेगी तो यहाँ पे एंटी डायूरेटिक हार्मोन यानी एडीएच सीक्रेट होगा और एडीएच जो है यूरिन में वाटर की एक्सक्रिएशन को कम कर देगा और सोडियम की एक्सक्रिएशन को कम कर देगा और यूरिन की ओस्मोलैरिटी बढ़ जाएगी और यूरिन जो है बहुत ही कॉन्सनट्रेटेड होगा और यूरिन की जो एक्सक्रिएशन कम हो जाएगी, यूरिन का फ्लो रेट जो है यूरिन में कम हो जाएगा। एग्जांपल समझते हैं कि 4 ml पर मिनट से अगर यूरिन एक्सक्रिएट हो रहा है तो वो 2 ml हो जाएगा, 1 ml हो जाएगा, यानी यूरिन की जो है एक्सक्रिएशन जो है कम हो जाएगी। जैसे ही ऑस्मोलैरिटी मेंटेन होगी, नॉर्मल होगी, फिर से यूरिन जो है नॉर्मल जो है एक्सक्रिएट होने लगेगा। तीसरा जो है हम समझते हैं यूरिन सॉल्यूट एक्सक्रिएशन। यूरिन सॉल्यूट एक्सक्रिएशन, तो यूरिन सॉल्यूट एक्सक्रिएशन यानी यूरिन में जो सॉल्यूट एक्सक्रिएट हो रहे हैं उन पे इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, मेनली जो है सोडियम पर ही इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि सोडियम जो है ओस्मोलैरिटी का मेन डिटर्मिनेंट है। अगर किसी भी कारण से प्लाज्मा का जो है सोडियम बढ़ गया है और वो उसे 48 आवर से ज़्यादा हो गए हैं तो हमको जो है एकदम से सोडियम के लेवल को जो है करेक्ट नहीं करना है, कम नहीं करना है। या फिर पेशेंट को हाइपरनाइट्रीमिया या हाइपोनाइट्रीमिया हुआ है तो उस कंडीशन में भी, हाइपोनाइट्रीमिया में भी सोडियम को जो है एकदम से नहीं बढ़ाना है। अगर हमने हाइपोनाइट्रीमिया की कंडीशन में एकदम से सोडियम को बढ़ा दिया, हाइपोनाइट्रीमिया की कंडीशन में एकदम से सोडियम को बढ़ा दिया तो इंट्रासेल्यूलर स्पेस का जो फ्लूइड है वो एकदम से इंट्रावेस्कुलर स्पेस में जो है शिफ्ट हो जाएगा और उस कंडीशन में पेशेंट को इंट्रासेल्यूलर डिहाइड्रेशन होगा और इंट्रासेल्यूलर डिहाइड्रेशन होगा तो ब्रेन के फंक्शन अफेक्ट होंगे और पेशेंट को कन्वर्जन भी देखने मिलेंगे। तो हमने समझा है कि एक दिन में 24 आवर में यानी एक दिन में 12 मिली इक्विवेलेंट से ज़्यादा सोडियम का करेक्शन नहीं करना है, इससे ज़्यादा जो है सोडियम को नहीं बढ़ाना है। तो उसी हिसाब से धीरे धीरे ही सोडियम को बढ़ाना है, धीरे धीरे ही सोडियम को बढ़ाना है। आई होप आप समझ चुके हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जो है इसका सेकंड पार्ट समझेंगे, उसमें समझेंगे कि सोडियम का नॉर्मल लेवल क्या होता है, हाइपरनाइट्रीमिया वगैरह वो सब चीज़ें समझेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।